आज हम उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित नाटक अंजू दीदी के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एनटीए यूजीसी नेट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और इस वीडियो के दौरान मैं आपको नाटक का वस्तु पक्ष, इसके प्रमुख पात्र और नाटक में से ही कुछ महत्वपूर्ण संवाद बताऊंगी, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पर वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जो चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अंजू दीदी नाटक उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित है। ये एक संपूर्ण नाटक के रूप में अंजू दीदी उपेंद्र नाथ अश्क जी की प्रकाशित नाट्य कृतियों में सर्वाधिक लोकप्रिय एवं प्रौढ़ रचना है और इस नाटक की रचना सन 1955 में हुई थी। अंजू दीदी नाटक जो है एक सामाजिक और मनोवैज्ञानिक नाटक है और इसके प्रमुख पात्र जो हैं, सबसे पहले अंजू जिसका पूरा नाम अंजलि है। दूसरा पात्र है अन्नो, इसका पूरा नाम अनिमा है। और ओमी जो है वो नीरज की पत्नी है। नीरज अंजू का बेटा है। और मुन्नी नौकरानी है जो अंजू के घर में ही काम करती है। पांचवा पात्र है इंद्र नारायण अंजू का पति है जो पेशे से वकील है। श्रीपत अंजू का भाई है और नीरज अंजू का बेटा है। एक और पात्र इसमें है नज़ीर। और राधु जो है वो भी अंजलि के घर में ही काम करता है, नौकर है। और नीलम जो है वो नीरज का बेटा है। तो नेट की परीक्षा में नाटक के प्रमुख जो पात्र हैं उनसे संबंधित भी प्रश्न आ जाता है, इसीलिए इसे ध्यान से पढ़िएगा। अंजू दीदी की कथा वस्तु जिस पारिवारिक समस्या से संबंधित है वह वस्तुतः हमारे परिवार की एक सनातन ट्रेजेडी है। सनातन ट्रेजेडी, सनातन का अर्थ होता है मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी परंपरा से जो चलती आ रही है, और ट्रेजेडी का अर्थ होता है कोई दुखद बात जो हो। और सनातन इसीलिए क्योंकि माँ बाप अथवा दूसरे अभिभावकों द्वारा बच्चों की अभिलाषाओं आकांक्षाओं के दमन की कहानी नई नहीं है। माँ बाप अपने आश्रित बच्चों पर वही विचार, जीवन के वही आदर्श और नियामक मानदंड लादने का प्रयास करते हैं जिनके वे खुद पोषक हुआ करते हैं। नतीजा यह होता है कि मासूम बच्चों का नैसर्गिक रुझान इस वैचारिक जुल्म के नीचे कुचलकर रह जाता है और उनके जीवन का स्वाभाविक विकास अवरुद्ध हो जाता है। मानसिक तथा बौद्धिक स्तर पर दमन की यह प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी चलती ही रहती है और इसको चलाने वाले वही लोग होते हैं जो स्वयं अपने बचपन में इसका शिकार बन चुके होते हैं। और अंजू दीदी नाटक में भी इसी प्रकार के कठोर दमन और विचारों को लादने के जुल्म की कहानी है। अंजलि जो है इस नाटक की मेरुदंड है और कथा के सारे सूत्र उसके व्यक्तित्व से गुंथे हुए हैं। जीवन को व्यवस्थित, नियंत्रित और अनुशासित बनाए रखने की प्रवृत्ति उसके व्यक्तित्व में प्रमुख है। मतलब उसका प्रमुख विशेषता क्या है उसके करैक्टर की, कि वो जीवन को बड़ी ही व्यवस्थित, अनुशासित रूप से जीने के पक्ष में थी। वो चाहती है कि जो भी काम है वो अपने समय पर हो और सभी जो है घर में अनुशासन से रहें। और एक तरह से कह सकते हैं कि जो अंजलि थी वो हूबहू अपने नाना जैसी बन चुकी थी और एक जो डिक्टेटरशिप होती है, मतलब तानाशाही एक प्रवृत्ति जो है वो उसके करैक्टर में आ चुकी थी। और उसे विश्वास है कि ज़िंदगी भी एक मशीन है जिसका परिचालन घड़ी की सुइयों के इशारे पर किया जाना संभव है। अंजू को सारी मान्यताएं और समस्त विश्वास अपने नाना से विरासत में मिले हैं, जिनके व्यक्तित्व के रेशे रेशे में दूसरों पर शासन करने और अपने विचारों को लादने की प्रवृत्ति व्याप्त थी। अब उसके नाना की बात करते हैं। नाना जो थे, अंजू के जो नाना थे वो एक आईएएस ऑफिसर थे और जो डिक्टेटरशिप की क्वालिटी, जो तानाशाही
प्रवृत्ति अंजू में आ गई थी वो उसके नाना की ही देन थी, क्योंकि वो अपने नाना के आश्रय में रही थी। उसने अपना बचपन जो है अपने नाना के पास ही व्यतीत किया था। तो जो उसके नाना के आदर्श थे वो अंजू ने अडॉप्ट कर लिए थे, मतलब वैसी ही वो बन गई थी। और आगे अपने घर परिवार के जो सभी सदस्य थे उन्हें भी वो अपने जैसा ही बनाना चाहती थी। स्वयं अंजू भी अनजाने में ही अपने नाना के दमन का शिकार बन जाती है, किंतु यह वृत्ति बचपन से ही उसकी नसों में इतनी बुरी तरह से बस गई कि नाना की मृत्यु के बाद वह उनके विचारों और आदर्शों का प्रतीक बन जाती है, मतलब हूबहू अपने नाना जैसी बन जाती है। और श्रीपत एक स्थल पर कहता है, श्रीपत जो अंजू का भाई है, बात असल में यह है कि स्वर्गीय नाना जी ने अंजू दीदी के दिमाग को जकड़ रखा है। वे थे भी तानाशाह, सदा अपनी राय दूसरों पर लादा करते थे। तो इस संवाद से भी क्लियर हो रहा है कि जो अंजू के नाना थे वो तानाशाह थे एक तरह से, और उसका प्रभाव जो था वो पूर्ण रूप से अंजलि पर पड़ा हुआ था। श्रीपत जो था वो अंजलि का भाई था, परंतु दोनों में बहुत ही ज़्यादा अंतर था। जो अंजू थी वो बड़ा ही अनुशासित जीवन व्यतीत करना चाहती थी, जिस तरह से घड़ी की सुइयाँ समय के अनुसार चलती रहती हैं। वो चाहती थी कि जो हमारा घर परिवार है या इसमें रहने वाले जो सदस्य हैं वो अपने घर के सभी काम जो है वो घड़ी की सुइयों के हिसाब से ही करे। ये एक बार जो समय निकल गया, मतलब उसे ये था कि दोबारा वो समय आएगा ही नहीं, इस तरह वो सोचती थी। परंतु श्रीपत जो था वो उसका बिल्कुल ही विपरीत था। अंजू की तानाशाही और आतंक उसके संसर्ग में आने वाले समस्त पात्रों पर हावी है। समस्त पात्र मतलब घर के जो अन्य सदस्य थे। सबसे पहले इसमें है वकील साहब। वकील साहब जो है वो इंद्र नारायण है, जो अंजू का पति है। और वकील साहब जैसा सैलानी और फक्कड़ व्यक्ति भी उसके दमन के वात्य चक्र में फंसकर अपनी जिंदगी को उसी सांचे में ढालने लगता है जिसे वह पसंद करती है। मतलब जो इंद्र नारायण है वो विवाह से पहले बड़ा ही फक्कड़ किस्म का आदमी था, मतलब अनुशासन में रहना उसके जीवन का अंग नहीं था। परंतु शादी के बाद उसने अपना स्वभाव या अपने दिनचर्या जो थी वो अंजू के हिसाब से ही ढालनी शुरू कर दी थी। और उसमें वो इस चीज़ का अनुभव करता था कि उसमें इतना सामर्थ्य ही नहीं है कि वह अंजू का विरोध कर सके। इसीलिए श्रीपत जब आता है तो जो इंद्र नारायण है उसकी वेशभूषा को देखकर या उसका जो अनुशासित जीवन है उसे देखकर कहता है कि आप तो वकील कम लगते हो और जज ज़्यादा लगते हो, क्योंकि उसने बड़ा ही अपने जीवन को बड़ा ही नियमित और बड़ा ही अनुशासित रखा हुआ था। आगे उसका बेटा नीरज है। नीरज पर भी अपनी माँ के अनुशासन की इतनी कड़ी नकेल लगी हुई है कि उसे अपने रोज़मर्रा की निर्धारित जीवन व्यवस्था से ज़रा भी इधर उधर बहकने की छूट नहीं है। 11 वर्ष के इस नन्हे बच्चे में समय की पाबंदी का ख्याल बुजुर्गों जैसा ही है। और अंजू इस आदत का जिक्र अत्यंत गर्व सफीद स्वर में करती है। यहाँ पर नाटक का ही एक संवाद है। वह सदैव प्रातः समय से उठता है, समय से अपने डैडी के साथ सैर को जाता है, समय से स्नान संध्या करता है और फिर कपड़े बदलकर ठीक समय पर नाश्ते के लिए तैयार हो जाता है। हमारे नाना जी कहा करते थे, समय निष्ठा सभ्यता की पहली निशानी है। तो इस तरह से उसने अपने बेटे को अनुशासन में रहने की तो सीख दी ही हुई थी, परंतु साथ ही साथ वो अपने बेटे की जो इच्छाएं थी या उसकी जो आकांक्षाएं थी, कहीं ना कहीं जो अंजू थी वो उनका भी दमन कर रही थी। क्योंकि जो नीरज था उसकी रुचि जो थी वो क्रिकेट में थी और वो क्रिकेट का कप्तान बनना चाहता था। परंतु जो अंजू है इस चीज़ का विरोध करती है और उसे कहती है कि तुम पढ़ाई पर ज़्यादा बल दो, क्योंकि वो उसे कलेक्टर बनाना चाहती थी। और श्रीपत जो है वो इस बात का भी विरोध करता है, क्योंकि उसके अनुसार जो नैसर्गिक प्रतिभा है जिसमें व्यक्ति की या बच्चे की रुचि है उसी को ही निखारना चाहिए। इसीलिए वो नीरज को कहता भी है कि तुम जो हो 2 घंटे पढ़ाई करो और 4 घंटे खेलो, परंतु
जो अंजो होती है वो कहती है कि तुम 4 घंटे पढ़ाई करो और 2 घंटे खेलो। तो एक तरह से यहाँ पर नीरज का भी शोषण हो रहा है। आगे है, यही नहीं, वक्त की पाबंदी, सफाई, करीने सलीके और सारे विधि निषेध उसके नौकरों पर भी पूरी कड़ाई के साथ लागू है। नौकरों का दैनिक जीवन भी अंजों के संकेत पर चलता है। सबके खाने, आराम करने और उठने का समय बिल्कुल निश्चित है। उसमें आसानी से कोई रद्दोबदल होना असंभव है। श्रीपत जैसा अल्हड़ और सैलानी तबीयत का जीव जो है वो मुन्नी से यह सुनकर चौंक पड़ता है। मुन्नी जो अंजू के घर में काम करती है, जो नौकरानी है, उसका संवाद है यहाँ पर, आप खाना खा लीजिए, हम लोगों के आराम का समय है। अंजू के भीतर की तानाशाह नारी अपने पति और बेटे को अपनी मान्यताओं और विश्वासों के शिकंजे में बुरी तरह जकड़े हुए हैं और इसीलिए पति से अतिशय सदाचारिता की मांग करती है और बेटे को उसकी जन्मजात प्रतिभा और अभिरुचि के प्रतिकूल कलेक्टर बनाने के लिए गढ़ती रहती है। अंजू को दृढ़ विश्वास है कि वह बंजर धरती पर भी मन चाहे बीज उगाने में समर्थ है। यह मिथ्या धारणा उसकी प्रबल अहमवादी मनोवृत्ति की ओर संकेत करती है। अंजू के इस दमन का तनाव अपनी आखिरी हद तक पहुंच जाता है तो उसे एक बहुत तेज झटका लगता है। इस प्रतिक्रिया का प्रतिनिधित्व श्रीपत के माध्यम से होता है, क्योंकि वही एक ऐसा पात्र है जिसे पहले पहल इस दमन का एहसास होता है। इस नाटक में श्रीपत के अतिरिक्त अन्य सभी पात्र के डिब्बों की तरह है, जिन्हें अंजू इंजन की तरह एक ऐसे गंतव्य की ओर खींचे लिए जा रही है जिसका जानना डिब्बों के लिए विशेष आवश्यक नहीं है। किंतु श्रीपत जैसा जीवंत पात्र अंजू की इस सारी यंत्रवत व्यवस्था पर अनजाने ही एक क्रूर प्रहार करके उसे खंडित कर चला जाता है। श्रीपत के चले जाने के बाद अंजू अपनी पारिवारिक मशीन के इन तथाकथित पुर्जों को फिर से सुनिश्चित स्थान पर फिट कर देना चाहती है। अब यहाँ पर पारिवारिक मशीन, अपने परिवार की तुलना जो है वो एक मशीन के साथ करती थी जो अंजू है, और उसमें रहने वाले जो पारिवारिक सदस्य हैं उनकी तुलना वो पुर्जों के साथ कर रही थी। पर जब एक बार के उखड़े हुए पुर्जे बिल्कुल उसी तरह बैठने से इनकार कर देती हैं तो उसका अदम्य अहम इस चुनौती से तिलमिला उठता है। पुरानी व्यवस्था और अनुशासन को लौटा लाने के प्रयास में वह स्वयं टूट जाती है, मतलब आत्महत्या कर लेती है। और उसकी आत्महत्या का सबसे प्रमुख कारण जो है वो इंद्र नारायण द्वारा शराब पीना है। किंतु इस अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए वह नीरज की पत्नी ओमी को अपने प्रतिनिधि के रूप में छोड़ जाती है। श्रीपत फिर आता है और इस दफा एक बार के चोट खाए अंजू के दमन चक्र पर दुगने वेग से प्रहार करता है। अंजू का आतंक मिश्रित तिलिस्म टूटता है और इस बंधन से नजात पाए हुए पात्र जिंदगी को मशीन की तरह परिचालित करने के बजाय उसे इंसान की तरह जीने की प्रेरणा पाते हैं। इस प्रकार मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी यह विचारों के दमन और तजनित प्रतिक्रिया के संघर्ष की कहानी है। आगे जो है इसके प्रमुख पात्र हैं, मैं संक्षिप्त में उनके बारे में बताऊंगी कि उनके जो चरित्र हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं। सबसे पहले जो है वो अंजू। तो अंजू जो है वो नाटक का जीवंत और शक्तिशाली पात्र है। जीवंत और शक्तिशाली पात्र क्योंकि वही कहानी का मेरुदंड है और जितने भी बाकी पात्र हैं वो सभी उसके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। और दूसरा है अंजू अपने नाना के आदर्शों का प्रतीक है। बस सब कुछ वो क्या है, जो भी आदर्श हैं, उसकी जो भी मान्यताएं हैं वो सभी कुछ अपने नाना के विचारों से ही ग्रहण करती है। और तीसरा जो है अंजू में समय निष्ठता की भावना है, मतलब समय के अनुसार सभी काम करने। और चौथी विशेषता है अंजू में संतुलित जीवन दृष्टि का अभाव है। संतुलित मतलब
बैलेंस बनाकर वो नहीं रख पाई जीवन में, कोई भी चीज़ एक्सेस में करेंगे तो उसका प्रभाव जो है वो नेगेटिव ही पड़ेगा। जिस तरह से उसने पूर्ण रूप से अपना जीवन जो है अनुशासन में ही ढाल रखा था, और अनुशासन में रहने के कारण ही उसमें एक तरफ अहम भावना जो थी वो भी बढ़ती ही जा रही थी, क्योंकि सभी का जो व्यक्तिगत स्वभाव है वो अलग अलग होता है, और किसी को अपने अनुसार ढालने की कोशिश अगर कोई करता है तो दूसरा व्यक्ति वैसा नहीं बन सकता। और पांचवा है तानाशाही प्रवृत्ति है उसकी, डिक्टेटरशिप जिसे कहते हैं। छठा है अहम भावना से परिपूर्ण। अहम भावना से परिपूर्ण मतलब नाटक में जब वो आत्महत्या कर लेती है तो वो अपने अहम के कारण ही करती है, अपने अभिमान के कारण ही वो अपने जीवन का अंत कर लेती है। और अस्वस्थ मनोवृत्ति है उसकी। और आठवां है नीरज की इच्छाओं का दमन करने वाली है, नीरज जो उसका बेटा था। तो ये अंजू के कैरेक्टर की विशेषताएं थी। अगला पात्र इसमें जैसे है श्रीपत, तो श्रीपत जो है वो नाटक का सबसे जिंदा दिल पात्र है। और दूसरा है अंजू की मान्यताओं का विलोम। विलोम मतलब अंजू का बिल्कुल ही विपरीत है, चाहे वो भाई बहन थे परंतु दोनों के स्वभाव में ज़मीन आसमान का फर्क है। और तीसरा है मस्ती और फक्कड़पन का मूर्त प्रतीक है, वो अपने जीवन को बड़े ही मस्ती और फक्कड़पन के साथ व्यतीत करता है। और चौथा पॉइंट है अंजू के दमन और उसके भयानक परिणामों के प्रति जागरूक है। पांचवा है जन्मजात प्रतिभा को निखारने का समर्थक है, क्योंकि वो नीलू और नीरज, नीलू जो है नीलम जो है वो नीरज का बेटा है, उसे भी उसकी प्रतिभा के अनुसार ही आगे बढ़ने की सलाह देता है, और नीरज को भी वो वही सलाह देता है कि अपनी रुचि के अनुसार काम करो। और छठा है श्रीपत अति का विरोधी है। अति मतलब जिस तरह से जो अंजू थी वो अपना जीवन व्यतीत कर रही थी उसका विरोध करता है। और सातवां है अंजू की सनक तोड़ने वाला है। और आठवां है अंजू के समान ही शक्तिशाली और क्रियात्मक पात्र है।